हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट चालू कर रहे हैं फॉर आरएस प्रीलिम्स 2023 के लिए। पहले जितना भी इंडियन वाला पार्ट है, चाहे वो पॉलिटी होगा, हो हिस्ट्री का, हो इकोनॉमी का, हो ज्योग्राफी का हो, वो सारा का सारा पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो राजस्थान स्पेसिफिक वाला पार्ट जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, अपना टारगेट ये है कि 55 to 60 डेज के अंदर अपन आरएस प्रीलिम्स 2023 का सिलेबस कंप्लीट कर लें। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि जितनी भी क्लासेस होंगी वो पूरी की पूरी आरएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए होंगी। ठीक है, अभी मैं मेंस पे फोकस नहीं करूंगा क्योंकि मेंस अभी बाद में है, पहले प्रीलिम्स निकालिए। प्रीलिम्स में अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। हालांकि मैं हर बार ये फोकस करता हूं कि भाई इंटीग्रेटेड स्टडी होती है, बिल्कुल इंटीग्रेटेड स्टडी होती है, लेकिन एग्जाम से 70 दिन पहले जो पढ़ने का जो तरीका है वो हमारा प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि 2 महीने 2.5 महीने के समथिंग बचा है, तो एग्जाम से 70-75 दिन पहले हमारा प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ने का तरीका हो जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, जो भी मैंने नोट्स में मेंशन करा है, जो भी मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ में डिस्कस करूंगा, इतना आपको मस्ट है, याद रखना ही रखना है। अगर इतना आपने याद कर लिया, चीज़ों को समझ लिया, तो आपका आरएस प्रीलिम्स 2023 कहीं नहीं रुक रहा, आपका डेफिनेटली होगा ही होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। मेंस के टाइम मेंस का भी करवाएंगे और इंटरव्यू के टाइम इंटरव्यू का भी करवाएंगे। ठीक है, अभी प्रीलिम्स पे फोकस करो, प्रीलिम्स में जो मैं कराता जा रहा हूँ वो मेरे साथ चलते चलो, रेगुलरली क्लास लगाते रहिएगा। ठीक है, टारगेट यही है कि 55 से 60 डेज के अंदर अपन कंप्लीट कर लेंगे। ओके, नाउ काफ़ी स्टूडेंट का था कि सर एक दिन में कितनी क्लासेस अपलोड होंगी। देखो यार, कितनी भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, एक दिन में 4 हो, 10 हो, आपको क्या है, रेगुलरली क्लास लगानी है। जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको आपको फॉलो करते जाना है। ठीक है, दूसरी चीज़, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे अपडेट करता रहूँगा, वहाँ पे वो नोट्स वगैरह प्रोवाइड होते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लूँगा। वीडियोस में तो कोई सेंस नहीं है उसका, क्योंकि वो आपको याद रखने वाली चीज़ है, उसमें कोई समझने की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो उनकी मैं टेबलर फॉर्म में या डायग्राम फॉर्म में इस तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि आप इजीली उस चीज़ को याद रख पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, आज जो पहला टॉपिक जो इंडियन पॉलिटी से चालू हो रहा होगा वो होगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बेसिक टॉपिक है पॉलिटी का, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग अ बेसिक लॉ एंड रूल ऑफ अ कंट्री। ओके, या फिर मैं इसको ऐसे कह दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पॉलिटिकल फ्रेम बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल और लॉ ऑफ द कंट्री आर फॉर्मुलेटेड। चाहे मैं इसको ऐसे कह दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक लॉ एंड रूल ऑफ अ कंट्री, इट इज अ बेसिक लॉ ऑफ अ कंट्री, या फिर मैं इसको ऐसे कह दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पॉलिटिकल फ्रेम बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल और लॉ ऑफ द कंट्री वाज आर फॉर्मुलेटेड। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे याद करना है, सिंप्लीफाई करके पढ़ना है, सारी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनानी है। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन को किसी ने तो फॉर्म किया होगा, वो किसने फॉर्म किया, कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया, आज मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूं। आज इस सेशन में अपन यही डिस्कस करेंगे, हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किस तरीके से किया, कौन कौन मेंबर इंक्लूड थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, किन किन मेंबर का क्या क्या फंक्शन था, क्या क्या वर्क था। ठीक है, वो सारा अपन इसमें डिस्कस करेंगे। और जितने भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो तो अपन पूरी इंडियन पॉलिटी में पढ़ने ही वाले हैं। पहले ये देख लेते हैं कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करा उनके अंदर कौन कौन मेंबर थे और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ। ओके, नाउ डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, मैं पहले कह रहा हूं कि जितना मैंने यहाँ पे पीडीएफ में मेंशन करा है उनको अपने माइंड में पूरा फिक्स कर लेना, लाइन टू लाइन, पैराग्राफ टू पैराग्राफ। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी रेड कलर में और जो भी बोल्ड मार्क करे हैं मैंने, जो नेम, डेट, लाइन, पैराग्राफ, जो कुछ भी रेड कलर में, उनको तो सेम टू सेम अपने माइंड में फोटोकॉपी कर लेना चाहे। ठीक है, ऐसे कैसे याद कर लेना, उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, और इन नोट्स में भी प्लस माइनस मत करना, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक फिल्टर कंटेंट है। ठीक है, ये मैंने फिल्टर करके निकाला है आपके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं, सारा का सारा जो है आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, सारा मटेरियल जितना मैं बताने वाला हूँ सारा प्रीलिम्स ओरिएंटेड है।
ठीक है, इतना कर लोगे RS प्रीलिम 2023 कहीं नहीं रुकेगा। ओके, नाउ it was in 1934 the idea of the Constituent Assembly for India was put forward for the first time by the M.N. Roy। ठीक है, तो अगर कल को क्वेश्चन आ जाए the idea of the Constituent Assembly of India was first given by the, अगर ऑप्शन में हो महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, M.N. रॉय, आंसर क्या होगा M.N. रॉय। याद रखिएगा क्योंकि ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया था कि द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वॉज फर्स्ट गिवन बाय द M.N. रॉय। इनके नेम जरूर याद रखिएगा कि क्या नाम है, M.N. रॉय। ओके, अ पायनियर कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इन 1935 एंड INC वॉज फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, हुआ क्या कि 1935 में INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड करा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फाइन, फर्स्ट टाइम किसने डिमांड करी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, M.N. रॉय ने। ठीक है, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय M.N. रॉय और ऑफिशियली INC ने बाद में करा इन 1935। इन्होंने कब करी थी, बेसिकली 1934 में। ओके, नाउ उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मैंने बेसिकली हिस्ट्री वाले पार्ट में मैंने करा रखा है। हिस्ट्री के वीडियो बहुत डले हुए हैं EPFO के लिए। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा सा बेसिक और क्लियर करने हो तो वो मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो बहुत डले हुए हैं, UPSC EPFO का मैंने करवाया था, वहाँ मुझे बहुत कम टाइम मिल पाया था, वो देख सकता है। वहाँ मैंने एक्ट्स करवाए हैं जो भी इम्पोर्टेंट है, 1873 से लेकर 1947 तक के जितने भी एक्ट्स हैं वो मैंने वहाँ पे सारे करवा रखे, एक बार आप देख लीजिएगा। हालांकि जब मॉडर्न हिस्ट्री में RS प्रीलिम्स के लिए चालू करूँगा वहाँ मैं वो सारे करवाऊँगा ही। ठीक है, नाउ द डिमांड फॉर वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज वॉट इज नॉन एज द अगस्त ऑफर इन 1940। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड जो थी वो फाइनली एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन अगस्त ऑफर बेसिकली 1940 में आया। और इन्होंने क्या बोला, क्या प्रोविजन थे इसके अंदर कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे नियर फ्यूचर। अगस्त ऑफर जब आया तो अगस्त ऑफर में बेसिकली इन्होंने क्या बोला, उस टाइम वाइसरॉय थे लिलिंथ को। ठीक है, ये भी याद रख लेना, हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री में मैं करवाऊंगा कि इनके प्रोविजन थे कि डोमिनियन स्टेटस हम आपको नियर फ्यूचर में देंगे। ठीक है, और ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट एग्रीमेंट इन इंडिया मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द माइनॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है ना, सिंपली मीन कि वीटो पावर दे दी मुस्लिम लीग को। ठीक है ना, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट एग्रीमेंट होगा इंडिया में उसको अप्रूव लेना पड़ेगा माइनॉरिटी कमेटी। यहाँ पे माइनॉरिटी कमेटी को इन्होंने फोकस करा मुस्लिम लीग से। ठीक है, और इनके ये था कि डोमिनियन स्टेटस हम आपको इन नियर फ्यूचर दे देंगे, जो कि इन्होंने कोई क्लियर नहीं करा। हालांकि ये पूरा का पूरा जो अगस्त ऑफर है, क्रिस मूवमेंट, क्रिस मिशन है, वो सारा का सारा मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट होगा। अभी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसकी जरूरत है इसलिए। ठीक है, अगस्त ऑफर में द फाइनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज व्हाट नोन एज अगस्त ऑफर इन 1942 स्टैफर्ड क्रिस अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट वाज टू इंडिया विद द ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फ्रेमिंग द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू द अडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ओके, उसके बाद क्या होता है कि 1942 में क्रिस मिशन आता है इंडिया में। ठीक है, और क्रिस मिशन जब इंडिया में अराइव होते हैं है ना, इन बेसिकली मार्च अप्रैल के समथिंग इन 1942, इन्होंने कहा कि जो पहला अगस्त ऑफर में जो था कि हम डोमिनियन स्टेटस नियर फ्यूचर दे देंगे, इन्होंने यहाँ रेटिफाई किया और इन्होंने कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस जो है आफ्टर द वार दे देंगे, क्योंकि एट दैट टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार भी चल ही रहा था। और आपको मैं बता दूं, मॉडर्न हिस्ट्री में मैं बताऊंगा कि वर्ल्ड वार सेकेंड का काफ़ी इम्पैक्ट रहा था हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस के ऊपर। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस के ऊपर वर्ल्ड वार सेकेंड का बहुत इम्पैक्ट रहा था। क्या क्या रहा था वो मॉडर्न हिस्ट्री की जब बात करूंगा जब बताऊंगा। क्रिस मिशन आया, इन्होंने कहा कि हम डोमिनियन स्टेटस आपको आफ्टर द वार दे देंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आफ्टर द वार हुज मेंबर आर इलेक्टेड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट। की आफ्टर द वार जो है वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म कर लीजिएगा और उसके मेंबर जो है वो इलेक्टेड रहेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से और नॉमिनेटेड फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट। ये सारे प्रोविजन थे क्रिप्स मिशन के अंदर। ठीक है, और भी बहुत थे, लेकिन अभी आपके लिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी आपको मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को देखना है ना। उसके बाद क्या होता है
कि क्रिप्स मिशन के बाद एक्चुअली में क्या होता है कि द क्रिप्स प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग वॉज रिजेक्टेड द क्रिप्स मिशन which wanted the India divided into the two autonomous state with the two separate constituent assembly, and finally the cabinet mission was sent to India. एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि कैबिनेट मिशन आया 1946 में, ठीक है, और क्रिप्स मिशन आया आपका 1942 में. क्रिप्स मिशन को, क्रिप्स प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया. मुस्लिम लीग चाहता था कि कंप्लीट सेपरेशन चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग का सिंपल सा था टू नेशन थ्योरी, हमें टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए. और अभी जो मैंने आपको बताया कि क्रिप्स मिशन में क्या बोला गया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे आफ्टर द वार, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए आप वार के बाद, मतलब वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, हुज मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट. यहाँ पे कहीं भी टू नेशन थ्योरी और टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड पर प्रोविजन नहीं दिया क्रिप्स मिशन ने. लेकिन मुस्लिम लीग क्या चाहता था, कंप्लीट सेपरेशन चाहिए, टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए. तो मुस्लिम लीग ने क्या करा, क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट करा था, ठीक है. हालांकि मुस्लिम वो आईएनसी ने भी इसको रिजेक्ट करा था. रीजन ये था कि आप डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वार दे रहे हो. रीजन ये था कि ठीक है वार के बाद आप डोमिनियन स्टेटस दे रहे हो, लेकिन 1942 में आप हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए. हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए. इसलिए क्या हुआ, आईएनसी ने भी बेसिकली इसको रिजेक्ट ही किया था. और आफ्टर द क्रिप्स मिशन क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ था. ये सारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, जब मॉडर्न हिस्ट्री करवाएंगे तब करवाएंगे. देन फाइनली कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन के बेसिस पे ही हमारा सारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मुलेशन हुआ. अब एक चीज़ याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन में 1946 में बेसिकली कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया, उसके कौन कौन मेंबर थे ये चीज़ याद रखिएगा, लिख लीजिए अपने नोट्स में. और एक चीज़, जब भी क्लास देख रहे हो पेन पेपर लेके बैठिएगा, ठीक है. मैं चीज़ें लिखवाता चलूँगा, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं करी, उन चीज़ों को लिखते चलिएगा, ठीक है. कैबिनेट मिशन के कौन कौन मेंबर थे ये बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है, RS 2023 में पूछ सकता है. स्टफर्ड क्रिप्स फर्स्ट मेंबर, सेकंड इज AB अलेक्जेंडर, एंड थर्ड इज पेंथिक लॉरेंस, ठीक है. ये तीनों के तीनों कैबिनेट मिशन के मेंबर थे, और कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया इन 1946, ठीक है. कैबिनेट मिशन के लिए आपको दो चीज़ अपने माइंड में रखनी है बस. क्या, कैबिनेट मिशन के दो ही पर्पस थे, कि दो ही पर्पस थे. 1946 मार्च में आए थे. दो ही पर्पस थे कि फॉर्मुलेशन ऑफ द अंतरिम गवर्नमेंट एंड फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, ठीक है. कि आप अंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म करो और आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाओ टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर इंडिया, ठीक है. ये सीधे का सीधा कैबिनेट मिशन का सीधा सीधा यही दो मेजर पर्पस थे. अंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म करो और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. अगर कल को क्वेश्चन आ जाए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन या कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है. याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फर्स्ट आइडिया किसने प्रपोज किया, एम.एन. रॉय ने. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसकी रिकमेंडेशन से फॉर्म हुई, कैबिनेट मिशन. कैबिनेट मिशन से पहले क्रिप्स मिशन, क्रिप्स, ठीक है. क्रिप्स भी इसके पार्ट थे कैबिनेट मिशन के. स्टफर्ड क्रिप्स, मैंने 3 नाम लिखवाए, उसमें बोला था मैंने, ठीक है. नाउ अब इसमें क्या क्या बोला गया, फ्यूचर क्या क्या थे, फ्यूचर अपन यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है भाई. नाउ ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो जाता है. पहला है द टोटल स्टैंड ऑफ असेंबली वॉज 389. ऑफ दिस 296 सीट्स वर अलोकेटेड टू द ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट टू द प्रिंसली स्टेट, ठीक है भाई. 389 सीट्स होंगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें से 296 सीट जो है वो ब्रिटिश इंडिया को अलोकेट हुई है. ब्रिटिश इंडिया का मतलब यहाँ पे जो होता है कि जब प्रोविंस, देखो यार एक चीज़ याद रखिएगा, जब मैं प्रोविंस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब प्रेजेंट स्टेट देख लीजिएगा. आज के जो इंडिया में जो स्टेट है उस तरीके से प्रोविंस को आप उस तरीके से अभी देखिए, ध्यान में रखिएगा माइंड में, ठीक है. 296 किस को अलोकेट करी टू द ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स किसको करी, प्रिंसली स्टेट. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल दो तरीके के स्टेट थे, एक था ब्रिटिश इंडिया स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, और एक द प्रिंसली स्टेट. प्रिंसली स्टेट वाज आल्सो अंडर द इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है. ओके, अब क्या हुआ, टोटल कितनी सीट थी, 389, आउट ऑफ विच 296 सीट गिवन टू द ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट टू द प्रिंसली स्टेट. ओके,
एक्चुअली क्या हुआ कि 296 सीट में से 292 मेंबर्स ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर प्रोविंसेस एंड 4 फ्रॉम द 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ओके, सिंपल सी आपको क्या याद रखना है, जो यहाँ पे मैंने रेड कलर में भी बोला था आपसे, क्या चीज़ याद रखनी है कि 296 सीट में से 292 सीट्स कहाँ से आई हैं, 11 गवर्नर प्रोविंसेस से, 11 प्रोविंसेस से, ठीक है। और 4 सीट्स, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, 4 सीट्स कहाँ से आई हैं, 4 सीट्स आई हैं 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से, ठीक है। इस तरीके से टोटल सीट्स कितनी बन गई, 296 सीट। और इसमें से 389 में से 93 सीट्स किसको गई, प्रिंसली स्टेट को, ठीक है। तो इलेक्शन कितने पे हुए, एक्चुअली 292 पे। सेकंड पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो सीट अलोकेटेड हुई वो बेसिकली 3 प्रिंसली कम्युनिटीज़ को ही, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल, ठीक है। यहाँ पर जनरल का मेरा मतलब ये है कि मुस्लिम और सिख्स के अलावा जो भी बचा उसको मैंने जनरल में डाल दिया, ठीक है। तो जो सीट जो अलोकेट हुई ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस को, वो किस बेसिस पे हुई, किस किस को हुई, 3 प्रिंसली कम्युनिटीज़ को, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल को, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। फाइन। थर्ड पॉइंट क्या था कैबिनेट मिशन के स्कीम के अंदर कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड मेंबर of that community in the provincial legislative assembly and voting was to be by the method of the proportional representation by the mean of the single transferable vote। सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी मेंबर आएगा उसको कौन इलेक्ट करेगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करेगा। थ्रू द वोटिंग मेथड कौन सा लगेगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और बाय द एसटीवी बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, ये फर्दर जब लेक्चर होगा, जब मैं प्रेसिडेंट वाला जब पार्ट करूंगा और जब मैं इलेक्शन वाले पार्ट करूंगा, मैं वहाँ पे वो पूरा डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज ही सब कुछ डिस्कस कर दूं तो वो दिक्कत हो जाएगी, आप भी उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अभी वेट करिए, सब कुछ होगा धीरे धीरे, मैं सारा कुछ कंप्लीट कराऊंगा। अभी जितना जिस टॉपिक का रिक्वायरमेंट है उतना करिए, ठीक है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी मेंबर थे वो किस तरीके से इलेक्टेड थे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, फोर्थ पॉइंट ध्यान रखिएगा, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट वर नॉमिनेटेड, याद रखिएगा, बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। ओवरऑल जो कंक्लूजन है मैंने यहाँ पे डाल दिया है, जो आपको पूरा एग्जाम के लिए आपको पूरा याद रखना है इस पैराग्राफ को। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज द पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी, ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये बार बार आता रहता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड, मतलब क्या है, पार्शियली इलेक्टेड का जो कि 296 सीट्स पे इलेक्शन हुए थे, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 296 सीट पे जो है टोटल इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, उसमें से 4 जो हैं वो किसको जाएगी, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को, और 292 सीट्स किसको जाएंगी, फ्रॉम द 11 प्रोविंसेस को। ओके, उसके बाद जो इलेक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होंगे, और जो मेंबर जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और जो इलेक्शन जो होंगे वो लिमिटेड फ्रेंचाइज के, प्रेजेंट जो इलेक्शन है वो फ्रेंचाइज जैसे जो भी 18+ है वो सारे के सारे वोट कर सकते हैं, ऐसा नहीं था। उस टाइम क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी मेंबर इलेक्ट हुए थ्रू द प्रोविंशियल असेंबली बाय द लिमिटेड फ्रेंचाइज, ठीक है। और जो इलेक्शन मेथड जो था वो कौन सा था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो अब आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको एक ये याद रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्शियली इलेक्टेड, पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी, ठीक है, और लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, ठीक है, फुल फ्रेंचाइज नहीं थी, लिमिटेड फ्रेंचाइज थी। फाइन, समझ आता है। ओके, किसी को भी डाउट हो किसी भी चीज़ में, ठीक है, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, विद इन 24 आवर्स के अंदर आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, उससे भी जल्दी ही हो जाएगा, जितना कोशिश होगी उतना जल्दी मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। कमेंट में बता दीजिएगा जो भी डाउट हो, ठीक है। अभी जितना करा रहा हूँ उतना प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्शन कब हुए भाई, इलेक्शन कितनी सीट्स पे हुए, मैंने अभी बताया
296 सीट्स पे अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस है। और इलेक्शन कब हुए? 1946 जुलाई अगस्त। ओके, नाउ इस पॉइंट को देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द असेंबली कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल द सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसीज हो, एंग्लो इंडियन हो, इंडियन क्रिश्चियन, SC ST, इंक्लूडेड द वुमेन of all these section. Women was also included. The assembly includes all the important personality, बहुत important है, but not a महात्मा गांधी। ठीक है, the assembly included all the member of the personality of India at that time with the exception of महात्मा गांधी। महात्मा गांधी was not a member of the constituent assembly। ठीक है, महात्मा गांधी जी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, याद रखिएगा। और अगर आपको पता हो तो मुझे ये कमेंट में बता दीजिएगा, इन विच ईयर द महात्मा गांधी रिजाइन फ्रॉम द INC, कौन से साल में, कौन से ईयर में महात्मा गांधी जी ने INC से रिजाइन किया था। ठीक है, नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946। देखिए आपके RS प्रीलिम 2023 या 2021 की बात कर लेते हैं, 18 की बात कर लेते हैं, जब भी इसका पेपर हुआ है, जो एनालाइज मैंने PYQ करवाई भी थे आपको इंडियन पॉलिटी में, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, डेट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने एक इमरजेंसी पे करवाया था कि इमरजेंसी कब लगी, ईयर उसमें 2 ऑप्शन में सेम थे और 2 ऑप्शन में डेट भी पूछी गई थी। 25-26 तरह के का कुछ था, इस टाइप का क्वेश्चन था, 25-26 जुलाई के आसपास। तो प्लीज़ इन डेट्स को याद रखिएगा। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946। और इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर वॉज इलेक्टेड द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। ठीक है, वो द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली कौन थे भाई? सच्चिदानंद सिन्हा। प्लीज़ इनका नाम याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा का। ओके, उसके बाद लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एट द president of the assembly. Okay, now later SC Mukherjee and VT Krishnamachari was elected as the vice president of assembly, in other word assembly of the 2 vice president। सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है कि फर्स्ट जो प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली टेम्परेरी बेसिस पे कौन इलेक्ट हुए थे? सच्चिदानंद सिन्हा इलेक्ट हुए थे। बाद में परमानेंट बेसिस पे कौन हुए? राजेंद्र प्रसाद जी इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। एंड लेटर SC मुखर्जी एंड VT कृष्णाचारी इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। एक्चुअली इनमें असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, नाम याद रखिएगा इनके सारे के सारे, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, SC मुखर्जी, VT कर्मचारी, इन सब के नेम याद रखिएगा। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। UPSC CSC में भी यहाँ पे रिपीट हुआ है, UPSC सिविल सर्विसेज में भी, आपके RS में भी यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज मूव्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू इन 1946। ठीक है, क्या था ये? बेसिकली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज अ फंडामेंटल एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर। फंडामेंटल एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए, और द फंडामेंटल एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, क्या क्या प्रिंसिपल थे, क्या क्या इन्होंने कहा, इस चीज़ को देखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि द इंडिया विल बी द इंडिपेंडेंट सोवरन एंड रिपब्लिक, इट विल बी द डेमोक्रेटिक कंट्री, इट विल इंश्योर द ऑल सिटीजन जस्टिस, इक्वलिटी एंड फ्रीडम, इट विल सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, ट्राइब्स एंड डिप्रेस्ड क्लास, इट विल वर्क फॉर द वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। अब देखिएगा, कोशिश करिएगा कि जितने पॉइंट जो हैं मैंने यहाँ पे डाले हैं प्रिंसिपल ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये आप याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट है कि क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, और पूछ सकता है, प्लीज़ कोशिश करिएगा कि ये याद कर लें। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है मूव कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्ट कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि कब चीज़ें अडॉप्ट हो रही हैं और कब चीज़ें मूव हो रही हैं या फिर पास हो रही हैं। ठीक है, अडॉप्ट कब हो रही हैं चीज़ें और चीज़ें पास कब हो रही हैं, प्लीज़ इनको याद रखिएगा। पास कब हुई थी? बेसिकली 13 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और अडॉप्ट कब हुआ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? 22 जनवरी ऑफ 1947। ठीक है, द मॉडिफाइड वर्जन फॉर द from the preamble of the present constitution. The modified version of the objective resolution is basically the preamble of the present constitution. Okay, now
हुआ क्या कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड एट द 1946, ठीक है, चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडियन एक्ट। क्या क्या चेंजेस हुए आफ्टर द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1947, ठीक है भाई। देखते हैं, मैंने पहले क्या बोला था कि 389 सीट्स होंगी टोटल, जो कि बेसिकली आपका कैबिनेट मिशन में बोला गया था, वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करा था, ठीक है ना। कितनी सीट होंगी, देखिए 389 सीट्स होंगी, ठीक है। कितने मेंबर पे इलेक्शंस होंगे ये भी मैंने यहाँ पे डिस्कस करा है, कितनी सीट्स पे होंगे। अब इसमें इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट्स के बाद क्या क्या चेंजेस आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। द असेंबली वॉज मेड द फुल्ली सोवरेन बॉडी विच कुड फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज। It act empowered the assembly to abrogate the law, alter any law and made by the British Parliament in the relation of India। कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं फॉर इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, आप उसको अल्टर कर सकते हैं या आप इसको एब्रोगेट कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दी गई आफ्टर द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडियन एक्ट, ठीक है। नाउ सेकंड क्या था, द असेंबली ऑल्सो बिकेम द लेजिस्लेटिव बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक्चुअली साइमल्टेनियसली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो दो वर्क कर रही थी, ठीक है ना। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करना है, ठीक है ना, फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, और इट्स ऑल्सो वर्क एज द लेजिस्लेशन। मीन्स व्हाट, दे ऑल्सो मेक्स द लॉ ऑल्सो, ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है। द असेंबली ऑल्सो बिकेम द लेजिस्लेटिव बॉडी। Assembly also became the legislative body. In other words, two separate functions are assigned to the assembly, that is making the constitution for the free India and enacted of the ordinary law of the country। आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना है और ऑर्डिनरी लॉ भी इनैक्ट करना है। साइमल्टेनियसली दो वर्क थे, एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी एंड एज ए असेंबली, एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। These two tasks were to be formed on separate days. Whenever the assembly meet as the constituent assembly body, it was chaired by the Rajendra Prasad, and when it meet as the legislative body, it was chaired by the G.V. Mavlankar, ठीक है। and these two functions continued till the 26 November 1949 when the task making the constitution was over, ठीक है भाई। दो टास्क थे असेंबली के, एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी वर्क कर रहे थे और एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह ही वर्क कर रहे थे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वर्क के लिए जब मीट करना है तो प्रिसाइड कौन करवा रहे थे, राजेंद्र प्रसाद। और जब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह अगर मीट करना है तो प्रिसाइड कौन, चेयर कौन कर रहे थे, जीवी मवलंकर, ठीक है। और ये दो फंक्शन कब तक चला, 9 नवंबर 1949 तक, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट जो चेंज हुआ इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के बाद, कि मुस्लिम लीग मेंबर withdrew from the constituent assembly of for India and consequently the total strength of the assembly came down from 299 as against the 389। 389 जो स्ट्रेंथ कैबिनेट मिशन में बोली गई थी, उस स्कीम में बोली गई थी, उसके कितनी स्ट्रेंथ होगी, 299, ठीक है। तो फाइनली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर जो फाइनली इंक्लूड रहे वो कितने रहे, 299, ठीक है। इनिशियली कितने थे, 389, लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंट, क्योंकि कुछ लोग जो थे इनिशियली, कुछ लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो था उन प्रोविंसेस से भी था जो कि बाद में पाकिस्तान का पार्ट हो गए, ठीक है। तो जो प्रोविंसेस बाद में पाकिस्तान के जो पार्ट हो गए, उनके जो मेंबर थे वो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंक्लूड मेंबर नहीं रहे, ठीक है ना, आफ्टर द पार्टीशन। सो जो 389 जो मेंबर थे उसका जो फिगर जो था वो कितने पे आ गया, 299 मेंबर। तो फाइनली तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर रहे, 299। इनिशियली कितने रहे, 389 फाइनली। ओके, नाउ तो ये समझ आया यहाँ तक। किसी को भी डाउट हो कमेंट में डाल देना, मैं वहाँ पे डाउट क्लियर कर दूंगा। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के बाद क्या क्या चेंजेस आए याद रखिएगा। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना है, लेजिस्लेटिव वर्क भी करना है। कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो राजेंद्र प्रसाद एज ए चेयरपर्सन उसको प्रिसाइड करेंगे असेंबली को। अगर लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मीट कर रहे हैं तो जीवी मवलांकर एज ए प्रिसाइड करेंगे, ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक मेन जो वर्क था वो था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, ठीक है। इसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या क्या फंक्शन करे उन्होंने, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी नाम हैं प्लीज़ इन सब के सबको बाय हार्ट कर लीजिएगा, ठीक है, एज इट इज कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है।
इट रेटिफाई द इंडियन मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949, डेट के साथ याद करिएगा ऐसे कैसे। इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22nd of July 1947, इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24, 1950, it adopted the national song on January 24th, 1950, it elected the Rajendra Prasad as the first president of India on January 24th, January 1950। फाइन, ऐसे कैसे ये याद करना है। इट इज अ एडिशनल फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। नाउ पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम हुआ उस टाइम पे पूरे के पूरे बेसिकली 11 सेशन हुए, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कितने टोटल सेशन हुए, 11 सेशन हुए टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन। और कितने दिन में बना सब जानती हैं, 2 साल 11 महीने 18 दिन में, ठीक है भाई। नाउ कुछ कमिटीज़ थी, ये भी इंपॉर्टेंट हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, ठीक है। नाउ कुछ मेजर कमिटीज़ हैं, कुछ माइनर कमिटीज़ हैं। इन कमिटीज़ के नेम, चेयरपर्सन आपको प्लीज़ याद रखिएगा। कम से कम मेजर कमिटीज़ के तो नेम और चेयरपर्सन याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, रिपीट होते हैं, ठीक है। नाउ मेजर कमिटीज़ के भी और माइनर कमेटी के दोनों के नेम मैंने डाल दिए हैं। इनको तो याद करना ही करना है, मेजर वाले को तो कोशिश करना माइनर को भी याद करो, लेकिन मेजर कमेटीज़ के मेंबर्स और नेम याद करिएगा। पावर कमेटी चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बाय द जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी बाय द सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी बाय द BR अम्बेडकर। और एक चीज़, हाँ चीज़ें ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं लास्ट में क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा इसी के बेसिस पे, ठीक है। नाउ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल माइनॉरिटी ट्राइबल एक्सक्लूडिंग एरिया बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल, रूल ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी राजेंद्र प्रसाद, स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इस पे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था, मैंने आपको बताया था 2021 में, ठीक है। इन कमिटीज़ के नाम याद कर लीजिएगा, कौन कौन चेयरपर्सन थे, कौन कौन मेंबर थे, क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है, ठीक है। इसकी PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, उसका ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। माइनॉरिटीज़ कमिटीज़ भी देख लीजिए, कोशिश करिए कि ये भी याद हो जाए, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। फाइनेंस स्टार्ट कमेटी राजेंद्र प्रसाद, क्रेडेंशियल कमेटी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, हाउस कमेटी पत्तवी सीतारामन, ऑर्डर बिजनेस कमेटी KM मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, अडॉक कमेटी, कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जीवा मवलंकर। GV मवलंकर वॉज ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, 1 प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना। नाउ एडॉक कमेटी बाय द S वरदाचार्य, कमेटी ऑन द चीफ कमीशन प्रोविंस B पित्ताबी सीतारामैया, एक्सपर्ट कमेटी फॉर द फाइनेंशियल प्रोविंस नलानी रज्जन सरकार, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन S केदार, स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू, प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन एंड एडॉक कमेटी ऑफ द सिटीजन वरदाचारी, ठीक है भाई। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी जो है, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है और पूछा जाता भी है, ड्राफ्टिंग कमेटी से, ठीक है भाई। ड्राफ्टिंग कमेटी से प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछ सकता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आता है कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, ठीक है ना। बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी का जो मेन पर्पस क्या था, टू ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी, ओके। इसके जो चेयरपर्सन थे सब जानते हैं, BR अम्बेडकर एज ए चेयरपर्सन। स्टूडेंट क्या करते हैं, बस इनके चेयरपर्सन के नाम याद करके ही छोड़ देते हैं। भैया इसके अंदर 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर, ठीक है। इन सब के नेम आपको याद होने चाहिए। BR अम्बेडकर एज ए चेयरपर्सन, N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N माधव राव एंड TT कर्मचारी, ठीक है भाई। कृष्णमचारी, BR अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद माधव राय एंड TT कृष्णचारी। नाउ मैंने आपको क्या बोला था ऊपर, इनिशियली 289, फाइनली आफ्टर द पार्टीशन कितने मेंबर रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 299 मेंबर रहे। बताया था कि नहीं बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन फाइनली जब साइन करने की बात आई कॉन्स्टिट्यूशन पे,
तो कितने मेंबर ने साइन करा? 284 मेंबर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द डे एंड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कितने मेंबर थे? 299। कितने मेंबर ने साइन करा? 284 में। इनिशियली कैबिनेट मिशन के अंदर कितने इन्होंने प्रपोज करे? 389। कम क्यों हुए वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आफ्टर द पार्टीशन, आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। ओके, नाउ ये बेसिक है, जानते हैं, फिर भी ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडेप्टेड ऑन द 26 नवंबर ऑफ 1949 कंटेनिंग द प्रियम्बल, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल। अभी कितने शेड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट टाइम पे? किसी को पता है तो कमेंट में बताए। द होल कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम इफेक्टिव ऑन 26 जनवरी 1950। कल को क्वेश्चन आ जाए अडॉप्टेड और इफेक्ट में, बताइएगा अगर किसी को याद है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब मूव हुआ और कब अडॉप्ट हुआ। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 में, लेकिन इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950 में। टोटल इफेक्ट, ठीक है ना, टोटल इफेक्ट। कुछ आर्टिकल जो थे वो 26 जनवरी 1950 से पहले में भी इफेक्ट में आ गए थे, वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। इनको याद रखिएगा। यहाँ से यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है आरएस में भी क्वेश्चन पूछ ही ले, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग द सिटीजन इलेक्शन, प्रोविंशियल ऑफ प्रोविजन ऑफ द पार्लियामेंट, टेम्परेरी एंड द ट्रांजिशनल प्रोविजन, शॉर्ट टाइटल, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 7, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 came into the force 26 नवंबर 1949 itself। ठीक है, तो ये सारे जितने भी आर्टिकल मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करे हैं, ये सारे के सारे आपके 26 जनवरी 1950 से पहले इन फोर्स में आ गए थे, इफेक्ट में आ गए थे। 5, 6, 7 जितने भी मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करे हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आर्टिकल बचे वो सारे के सारे कब फोर्स में आए, इफेक्ट में आए? आफ्टर द 26 जनवरी 1950। याद रखिएगा, एक बार इससे गो थ्रू हो जाइएगा कौन कौन सा आर्टिकल 26 जनवरी 1957 से पहले केम इनटू द फोर्स। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब याद रख रहे। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंट डे, एक और डे आपको याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन डे। संविधान दिवस कब सेलिब्रेट होता है? 26 नवंबर को हर साल। ठीक है, 26 नवंबर सेलिब्रेटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस। पूछ सकता है। कुछ फैक्ट्स हैं मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ये बारे के सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको बाय हार्ट याद कर लीजिएगा। मैं जितने भी पीडीएफ में मैंने जो भी पॉइंट डाला है आपको सब याद करना है, क्योंकि ये सारा का सारा आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम से एक्स्ट्रा, प्रीलिम्स के एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला है। आपके आरएस प्रीलिम 2023 में अगर कहीं ना मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से अगर कोई क्वेश्चन बना तो इस पीडीएफ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं आपसे पक्का कहता हूँ। ठीक है, 101% मैं बता रहा हूँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेकिंग से कोई क्वेश्चन बना तो इस पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो याद रखिए। एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज द सिंबल और सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एच.वी. अयंगर वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बी.एन. राव, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी.एन. रॉय, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर और लीगल एडवाइजर। बी.एन. रॉय वॉज द लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इनका नाम तो बिल्कुल याद कर लेना, बी.एन. रॉय वॉज द लीगल एडवाइजर। ठीक है ना, टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एस.एन. मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रेम बिहारी नारायण रायजाद वॉज द कैलीग्राफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, and the original version was beautified and decorated by the artist from the शांति निकेतन including the नंदलाल बोस, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, नंदलाल बोस, एंड बिहोर मनोहर सिन्हा। ओके, याद रखेंगे सब। एंड बिहोर मनोहर सिन्हा illuminated the beautification and ornamented the original preamble calligraphy by the प्रेम बिहारी नारायण रायदास। ठीक है भाई, ये जितने भी मैंने नाम ले हैं प्लीज़ इनको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट में मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है भाई, ओके, यहाँ तक सबको समझ आया? ये आपके पूरा का पूरा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ना है। 5-6 पेज में मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। बैक टू बैक लोगे तो 3 पेज बनते हैं। ठीक है, सिंगल पेज लोग मतलब एक साइड लोगे तो 6 पेज मैक्सिमम। ठीक है, इनको रिवाइज करिए मैक्सिमम, जितना हो सकता है मैक्सिमम इसको रिवाइज करिए। जो मैंने रेड मार्क से करा है उसको प्लीज़ याद रखिएगा। नाउ अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाई अब इतना पढ़ लिया है तो अब देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। इसको अब हम क्वेश्चन फॉर्मेट में देखते हैं। नाउ
कल का क्वेश्चन आ जाए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन, बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं इन क्वेश्चनों को भी गलत करके आ जा रहे हैं। वो इसलिए भी आ जा रहे हैं क्योंकि प्रेशर क्रिएट हो गया, और इसलिए भी आ जा रहे हैं क्योंकि इन दो ऑप्शन में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, बी और सी में, कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 46 में फिर फॉर्म हुई कि 47 में हुई। भैया 47। कैबिनेट मिशन कब आया? 46 में। क्या प्लान था, क्या पर्पस था? बताया, दो ही चीज था, आप अंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म करो और आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करो टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ठीक है, ये मेन पर्पस यही था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो पैरेलल वर्क चल रहे थे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना है और साथ के साथ हमें क्या करना है, लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी वर्क करना है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह जब वर्क कर रहे हैं तो कौन चेयर कर रहा है मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं बता चुका हूं उस चीज को। और जब आप लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह वर्क कर रहे हो टू पास द ऑर्डिनरी लॉ, तो जब कौन चेयर कर रहा है उसका भी मुझे बताइएगा। ओके भाई, नाउ सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, कोशिश करिए, कर लेंगे, सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। It the representative were elected from the four constituent Hindu, Muslim, Sikh, Christian. Second, the chairperson of the Union Constitution Committee was Sardar Vallabhbhai Patel. Third, the total strength of the Constituent Assembly was 389. Fourth, the drafting committee under the chairmanship of the B.R. Ambedkar consisting the 8 member. बताइए। इसका आंसर है बी, ऑल आर राइट। सारे के सारे क्या हैं? सही हैं। सारे के सारे क्या हैं? सही हैं। फाइन, इसको 7 कर लीजिएगा भाई, इस वाले। ठीक है, सारे के सारे सही हैं। कल को अगर ये आपको ये क्वेश्चन में आ जाए कि ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओनली द हिंदू, नो, पहला ऑप्शन क्या है? मैंने यही बोला है कि द रिप्रेजेंटेटिव वर्ड टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। वल्लभ भाई पटेल वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी। यहाँ पे एक चीज कर लीजिएगा, अपने में इसमें यूनियन नहीं है एक्चुअल में, ये है प्रोविंशियल है ये। ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड द चेयरपर्सन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी वाज बाय जवाहरलाल नेहरू। तो कंफ्यूज मत होइएगा, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के वल्लभ भाई पटेल एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के सरदार जवाहरलाल नेहरू। देखिएगा, मैंने ऊपर आपको बताया है मेजर कमेटी के ही ये पार्ट हैं। देखिए, यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, एंड 389 इनिशियली मेंबर एज पर द कैबिनेट मिशन। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी कल को बन जाए कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड आउट द रिकमेंडेशन ऑफ और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन। ठीक है, उस टाइम कितने रिकमेंड हुए? 389। फाइनली कितने रहे? 299। कितनों ने वोटिंग करा फाइनली, कितनों ने साइन करा कॉन्स्टिट्यूशन पे? कितने मेंबर थे उस टाइम? मैंने आपको ये बताया था 284। ठीक है, ये याद रखिएगा, मेंबर पूछता है क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। Who among the following was not a member of the Constituent Assembly of India? राजेंद्र प्रसाद जी, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी या एस सी मुखर्जी? आंसर इज महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और किसी को पता हो तो बताइएगा कब इन्होंने आईएनसी से रिजाइन करा। हाउ मेनी मेंबर डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हैव? कितने मेंबर थे भाई, बताइएगा फाइनल में। आंसर इज सी, 299। अभी ऊपर बताया 299। फाइनल कितने ने साइन करा? 284 ने। ठीक है भाई, तो इनको याद कर लीजिएगा, रिवाइज करिएगा, टाइम बहुत कम बचा है। ओके, नेक्स्ट जो मैं चैप्टर लेने वाला हूँ वो साइलेंट फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे